हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जेकेपीएसआई का एक हाई लेवल का प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको हर एक पीडीएफ जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। इसके साथ एक और आपको पीडीएफ जो मैंने खुद बनाई है, 9 सेट की है वो। ठीक है, 9 सेट उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं, वो सारे के सारे सेट आपने एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है उसी में से कोई ना कोई टाइप आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के एग्जाम में पूछी जाएगी। क्लियर? तो ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको हमारे ट्रिपल एस के ऐप पे जो बच्चे जुड़े हैं उनको मिल जाएगी। जेके एस एस बी एग्जाम्स बाय शुभम शर्मा, जो मेरा ट्रिपल टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। ट्रिपल एस के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप मेक श्योर करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग a person spends 30% of monthly salary on rent, 25% on food, 20% on children's education, and 12% on electricity, and the balance of 1040 on the remaining items. What is the monthly salary of the person? तो ये क्वेश्चन इजी है। हमारे पास किसकी बात हो रही है? मंथली सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, मंथली सैलरी तो टोटल कोई भी चीज़ अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100%। ये सबको पता है, 100% होता है, सबको पता है। ओके, अब उसको बाइफरकेट किया गया। 30% उसने कहाँ खर्च किया? रेंट पे। देन उसमें से 25% फूड पे। देन 20% खर्चा किया उसने चिल्ड्रंस एजुकेशन, एंड 12% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको टोटल करके देखो ये कितना परसेंट उसने खर्च कर दिया गया है। सो दिस इज 5 2 7, 3 2 5 2 7 और 1 8। सो 87% जो है उसने ऑलरेडी खर्च कर दिया था। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी गई हैं, इसके अलावा उसके पास कितना बचता है? 1040 रुपये। 87% खर्च करने के बाद उसके पास बचते हैं 1040 रुपये। 87% वो किस में से खर्च कर रहा है? मंथली सैलरी में से। तो अगर ये टोटल 100% है और 80% उसने खर्च कर दिया, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो कितना होगा? 13% होगा। किसका? मंथली सैलरी का। बात समझ आ गई? ये टोटल है 100%। ठीक है, टोटल 100% है, उसमें से 87% उसने खर्च कर दिया था। क्लियर? अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो है 1040। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को बराबर लिख दिया। 13% जो है मंथली सैलरी का वो 1040 है। सो यहाँ से मंथली सैलरी आप निकाल सकते हो। 1040 डिवाइड में आएगा 13, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 100। तो 13 को 8 से करेंगे तो 13 104 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8000। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 8000। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी सी सेट एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था जेकेपीएसआई का, उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट उसने काफ़ी पूछे थे। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यस, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दी गई है दो, उसके बेसिस पे आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन सा कंक्लूजन इसमें से आपके लिए राइट रहेगा। ठीक है, तो एल्डर और हाँ, एल्डर की बात हुई है। देखो, हम लोग ग्रेटर का साइन यूज करेंगे किसी को एल्डर दिखाने के लिए। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ए इज एल्डर टू बी। तो ए जो है वो बी से बड़ा है। सी एंड डी आर एल्डर टू ई। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रही है सी और डी दोनों ई से क्या है? एल्डर। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सी और डी का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें नहीं पता। ठीक, इफ सी बी एल्डर टू बी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है अगर सी जो है वो बी से क्या है? एल्डर है। अब यहाँ पे कनेक्ट बन रहा है कि सी जो है वो क्या है? बी से एल्डर है। ये लिख दिया। ओके, हु लाइज बिटवीन ए एंड सी। अब जो बी है, देखो बी किस, हु किसके लिए यूज हो रहा है? बी के लिए। ये मैंने बार बार बता रहा हूँ, इमीडिएट के लिए हु यूज होता है। ठीक है, अब बी जो है वो किस किस के बीच में है? ए और सी के बीच में। अब बड़ा है, किससे बड़ा है किससे छोटा ये नहीं पता। ठीक, अब हमें क्या करना है? इन सारी स्टेटमेंट्स को अगर कंबाइन कर सकें तो हमें करना है। ठीक है, ओके। यहां से देखो, बी जो है उसको आना है किस किस के बीच में? ए और सी के बीच में। ध्यान से देखना इसको, ए और सी के बीच में। ओके, ये हमें पता है। ठीक है, अच्छा, ए है यहाँ पे, ए बी से बड़ा है। तो क्या ए यहाँ पे, सी यहाँ पे हो सकता है? सी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए को ही होना पड़ेगा। ए बी सी बी से बड़ा है, और बी जो है ए और सी के बीच में है। ए जो है वो बी और सी के बीच में है। क्लियर बात? अब कंक्लूजन आपका फर्स्ट कह रहा है, कंक्लूजन आपका फर्स्ट ही कह रहा है ए इज एल्डर टू सी। तो ए सी से एल्डर है। यस, ये हमने कंक्लूड कर लिया है दैट ए इज एल्डर टू सी। क्लियर है ये?
सी इज एल्डर टू डी, सी और डी का आपस में कोई रिलेशन नहीं पता तो ये इसलिए रॉन्ग होगा। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन आपको चेक करा देता हूँ। डी इज एल्डर टू सी, ये भी नहीं पता, मैंने बताया था डी और सी का रिलेशन नहीं पता। ई इज एल्डर टू बी, ई इज एल्डर टू बी, नो। क्यों? क्योंकि सी और डी दोनों ई से बड़े हैं, तो सी ई से बड़ा है, तो अगर सी ई से बड़ा है तो ई बी से तो कभी भी एल्डर नहीं होगा। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इन कंक्लूजन पे जा सकते हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपका डायरेक्शन सेंस का है। सौरभ इज ट्रैवलिंग बाय बाइक, ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो, जब भी आपने स्टार्ट करना है आप उसको ओरिजिन से स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, जब भी स्टार्ट करना है ओरिजिन से स्टार्ट करवाएंगे। देन उसकी मूवमेंट देखो, ही ट्रेवल 20 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो वो 20 किलोमीटर आया नीचे की तरफ। ठीक, एंड देन टर्न्स राइट। अब जब वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका राइट इस तरफ होगा। इस तरफ कितना गया वो? 10 किलोमीटर। यहां से उसने लिया लेफ्ट टर्न, यहां से क्या लिया? लेफ्ट, तो लेफ्ट उसका नीचे की तरफ होगा और चला कितना? 5। कितना चला ये? 5 किलोमीटर, यहां चला गया। एंड फाइनली ही टेक्स राइट टर्न। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका राइट टर्न कहां बनेगा? इधर, इस तरफ उसने टर्न किया। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में देख रहा है ये आपको बताना है। तो क्लियर है आपकी फिगर से दैट ही इज फेसिंग वेस्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेस्ट इसकी राइट डायरेक्शन होगी। क्लियर है? बस 4 स्टेप में आपने बनाया कि भाई ये किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करोगे तो आप खुद को समझ के चलिए, अगर आपका ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट है तो ये राइट रहेगा। ठीक है, जब आप साउथ की तरफ आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, योर राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। क्लियर है? मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ए मिल्क मैन क्लेम्स टू सेल मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस ओनली, बट ही इज मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% सिंस ही हैज मिक्सड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क। व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर? ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो देखो वो क्या कर रहा है, 20% का क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है, बट वो क्लेम कर रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पे ही उसको बेच रहा हूं। क्लियर? अब देखो, मैंने बताया था कि वाटर की जो कॉस्ट है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में वाटर की कॉस्ट को हम लेते हैं 0 रुपीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है, वो कुछ पानी उसमें मिक्स कर देता है दूध के अंदर, तो मान लो, और वो उतने में ही उसको बेच रहा है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखो, मैंने परसेंटेज जब आपको पढ़ाया था तो बड़े ध्यान से आपको मैं ये याद होगा, 20% का मतलब होता है 20/100 यानी कि 1/5 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कोई चीज़ वो 5 रुपए की चीज़ है, ठीक है, उसमें 1 रुपया वो कमा रहा है, उसमें क्या कर रहा है? 1 रुपया वो कमा रहा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? ये होना चाहिए था 5 से 6, मतलब 5 रुपए की कोई चीज़ लेके 6 रुपए में वो बेचनी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या है, वो बेच ही कितने रुपए में रहा है? 5 रुपए में। बेच ही कितने रुपए में रहा है? 5 रुपए में। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, और प्रॉफिट के अगेंस्ट हमेशा आपको क्या मिलेगी? कॉस्ट प्राइस मिलेगी। ठीक, ओके। अगर वो 5 रुपए में बेच रहा है और 1 रुपए का फायदा कर रहा है, 5 रुपए की बेचने के बावजूद 1 रुपए का फायदा कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं उसकी 4 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है? 5 में। 4 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है? 5 रुपए में। बात क्लियर हो रही है आपको? 4 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है? 5 रुपए की, तभी जाके। क्लियर है? 4 रुपए की चीज। अब दूध देखो, अगर 20% उसने पानी मिला दिया तो इसका मतलब 80% क्या बचा होगा? बीच में दूध बचा होगा। 80% क्या बचा होगा? दूध। बस यहां से भी आप एक सिंगल लाइन में इसको आंसर कर सकते थे 80%। ठीक, क्योंकि यहां पे उसको और कुछ नहीं करना, उसको दूध में पानी मिलाना है और उसको 20% का फायदा कमाना है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सबको? 20% का बेनिफिट उसको हो जाएगा 80% के हिसाब से। अब अगर सीपी ये है, ठीक है, और ये है आपका सेलिंग प्राइस, मतलब एक्चुअल में उसको 5 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। ठीक, तो आपसे ये पूछा गया था मिल्क की मिक्सचर में क्या होगी, तो देखो ये पूरा मिल्क है, ठीक है, टोटल सोल्यूशन। इसके अंदर क्या है? 20% वाटर और 20% वाटर और मिल्क, एग्जैक्ट मिल्क कितना है? 80%। बस कहानी खत्म। ठीक, ये आपकी कंपोजिशन है, दैट्स वाई हम बताएंगे कि 80% उसमें टोटल क्या है? मिल्क है। 80% क्या है? मिल्क है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड ए सन, एज ऑफ ए फादर एंड द एज ऑफ ए सन इज 75 ईयर्स। तो फादर है, सन है, एज का सम है 75 ईयर्स। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बिफोर 5 ईयर्स वाज 750, सो 5 साल पहले अगर उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था 750, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। अब यहां से देखो दो चीजें हैं, एक तो आप इक्वेशन में वैल्यूज को रखो, ठीक है, जैसे यहां से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, फादर की एज होगी 75 माइनस सन की एज, फिर आप उसको इसमें रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लंबा जाएगा। यहां पे सजेशन क्या रहेगी आप लोगों के, क्या करना है, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ ऑप्शंस को उठाओ। उसने कहा है कि अगर फादर की एज आपको निकालनी है तो आप पहले 60 साल उम्र एज रख के फादर की देखो। अगर 60 साल एज फादर की होगी तो सन की कितनी होनी चाहिए उसके अगेंस्ट 15, क्योंकि टोटल 75 है। और यहाँ पे आप डाल के देखो वैल्यू सेकंड में क्या ये उसको फुलफिल करता है या नहीं। तो 60 में से 5 गए 55, 15 में से 5 गए 10, तो ये बनेगा 550, या राइट आंसर नहीं होगा। यही मैं आपको बार बार बात करता था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, 55 है, 55 में से 5 गए तो बचा 50, और 55 अगर इसकी एज 55 है तो ये 20 होना चाहिए। क्लियर है, ये 20 होना चाहिए, और 20 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 15, यस, 15 5 ज़ा 750, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये तरीका भी एक बहुत अच्छा तरीका है जब आपको लगे कि कैलकुलेशन लंबी जा रही है। अगर ऑप्शन से आप खेल सकते हो, अगर ऑप्शन से आप खेल सकते हो तो आप चीज़ें आराम से आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। क्लियर है बात? हाँ, ये देख लेना 55 ईयर अगर फादर है तो सन कितना होगा 20, क्योंकि दोनों का सम 75 करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या रही थी 5 साल पहले, इसकी 5 साल पहले 50 साल, इसकी 5 साल पहले 15 साल, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 750 के बराबर आ गया, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके हमने टिक कर दिया आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। रेशियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन टू persons P and Q in the ratio 3:5, but it was divided in the ratio 2:3 and therefore Q loses 10 rupees. What was the amount? तो हमें टोटल अमाउंट बताना है। क्लियर है? ओके, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इसमें से जनरल ऑब्जर्वेशन आप लोग क्या कर सकते हो वो इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि ये चीज़ आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगी। देखो, जो भी मनी थी उसको डिवाइड किया गया, करना था 3 और 5 के रेशियो में। इसका मतलब टोटल यूनिट कितने थे हमारे पास वहां पे 8, टोटल यूनिट कितने थे 8। इसका मतलब कंक्लूजन में ये मैं कह सकता हूं जो भी टोटल सम आएगा वो एटलीस्ट 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो अमाउंट को हम 3 और 5 में डिवाइड कर सकते थे। क्लियर? अब हुआ क्या, हमने उसको 2 और 3 में डिवाइड किया, 2 और 3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 और 3 में डिवाइड कर दिया। इसका टोटल यूनिट कितने बनते हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट। इसका मतलब ये बन रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई जो भी आंसर होगा वो 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस रेशियो में हमने उसको पर्टिकुलरली डिवाइड किया है। 5 का भी होना चाहिए मल्टीपल और 8 का भी होना चाहिए। तो देखो 5 के तो सारे ही हैं, ये 8 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, ये 8 के टेबल में आएगा, 8 3 ज़ा 24 60 नहीं आएगा, ये 8 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, ये 8 के टेबल में आएगा। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक तरीका है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का, बट यहां तक आपको जाने के लिए क्या चाहिए, इमेंस प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं आपको कराते जा रहा हूं, अगली बार जब क्वेश्चन ऐसे स्ट्राइक करेंगे ना तो आपका दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि क्या मैं इसको इस तरह से चेक कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। बात समझ आई आपको? टोटल अमाउंट की बात हो रही है, टोटल अमाउंट को रेशियो में डिवाइड किया गया था 3 और 5, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो टोटल 8 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए। क्लियर? अब बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, क्योंकि शॉर्टकट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एग्जाम में अप्लाई करते टाइम बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, अगर आपने सही से उसको प्रैक्टिस ना किया हो। तो अमाउंट था कुछ 3x मान लो 5x, ठीक है, और 2y और 3y में उसको हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब क्या हुआ, इतना पता है कि 3x प्लस 5x ये बराबर था इसके, इतना बोल सकते हैं, दोनों साइड अमाउंट बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका मतलब 8x जो है वो किसके बराबर है 5y के बराबर, और x बाय y की वैल्यू रेशियो क्या आ जाएगी 5/8, ठीक।
ठीक है, अमाउंट दोनों बराबर थे, इक्वेशन में हमने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली। अब क्या हुआ, अब क्यू को जो है वो 10 रुपये का लॉस हुआ है। क्यू को 10 रुपये का लॉस मतलब 5x में से अगर हम लोग 3y को माइनस करें तो वो किसके बराबर है, 10 रुपये के बराबर। किसके बराबर, 10 रुपये के बराबर। ठीक है, यहां से अब आप x की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से। x की अगर, क्योंकि मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू बन जाएगी 5/8y के बराबर। 5/8y के बराबर। और भी इसमें बड़े सारे शॉर्टकट लग सकते हैं, बट उसमें मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको। आप सिंपल x की जगह 5/8y रख लीजिए। 5 इंटू 5/8y माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, 25/8y माइनस ये हो जाएगा 25/8y माइनस 3y इक्वल टू 10। आठते हैं 24, 25 में से 24 जाएंगे तो अब बचेगा y/8 इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकंड को क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको। 5x माइनस 3y इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, तो x/y की वैल्यू 5/8y। ठीक, 25/8y। ओके, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 80। हाँ ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 80। क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 80। और आपसे क्या पूछा गया है, टोटल अमाउंट पूछा गया है। टोटल अमाउंट कितना है, 2y प्लस 3y यानी कि 5y के बराबर। सो 5 इंटू 80 आप लोग करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, 400। क्या मिलेगा, 400। क्लियर है बात, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इसमें बड़ी सारी चीज़ें रेशियो के हिसाब से सोच सकते हैं, बट उतना आपको लेके नहीं चलना है एट द सेम टाइम। क्लियर है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन buys a television set which lists for 5,000 at 10% discount. He gets an additional discount 2% का after the first discount for paying cash. What does he actually pay for the set? तो उसने सेट पे के लिए कितना पे किया। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, एक तो दिमाग में आता है कि 10% मिला था और 2% और मिल गया, ये हो गया 12%। ठीक, सेकंड चीज़ ये आती है कि 10% का डिस्काउंट मिला था, उसके बाद वैल्यू बच गई उसकी 90%, है ना, जो भी थी सेलिंग प्राइस का 90% बच गया। अब क्या 90% पे 2% तो नहीं मिला उसको, 2% ऑफ 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको कभी कंफ्यूज करेंगी, तो आपने क्या करना है, आपने ऑप्शंस के हिसाब से देखना होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। 5,000 का था वो, 10% का डिस्काउंट मिला, तो पहला डिस्काउंट मिलने के बाद उसकी वैल्यू बची थी 90% ऑफ 5,000। तो ये कितना बन जाता, 4,500। ठीक, अब उसको क्या हुआ, कैश में पे करने के लिए एडिशनल 2% का डिस्काउंट मिला। लेकिन कब मिला वो, आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट मिल जाने के बाद। पहला डिस्काउंट मिल जाने के बाद का मतलब हुआ कि जब ये वैल्यू पे वो आ गए, इस वैल्यू पे उसको 2% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। इस वैल्यू पे क्या मिला, 2% का क्या मिला, डिस्काउंट। ठीक है, 2% का डिस्काउंट मिला है, तो इसका मतलब ये कितनी वैल्यू बची होगी पीछे, 98%। 2% का डिस्काउंट मिल गया, तो करो इसको कैलकुलेट। 98 इंटू 45, 8×5 = 4, 9×5 तो 45, 4, 490, 8×4 32, 9×4 36 और 3 39। ठीक है, बन गया 0, 9×2 11, 9×4 13 और 1 14। ये बन गया आपका आंसर 4410। ठीक है, आपको समझ आ गई, 4410। ये मैंने इसके ऊपर क्यों डिस्काउंट लिया, क्यों, क्योंकि इसने एडिशनल डिस्काउंट दिया था आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट मिल जाने के बाद, पहला डिस्काउंट मिल जाने के बाद। ठीक है, और अगर सीधा 10 + 2% 12% डायरेक्ट कब होता, अगर वो लिख देता कि फ्लैट है डिस्काउंट। ठीक है, फ्लैट डिस्काउंट, पहले 10% का मिला, उसके बाद फ्लैट मिल गया 2% का, उसमें हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और जनरली क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इसी पैटर्न पे आते हैं, डिस्काउंट के जनरली। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन बॉट 8 क्विंटल ऑफ राइस फॉर सर्टन रुपीज। 8 क्विंटल उसने टोटल क्वांटिटी खरीदी। आफ्टर अ वीक ही सोल्ड 3 क्विंटल ऑफ राइस, उसमें से 3 क्विंटल उसने बेचे 10% प्रॉफिट के ऊपर। देन 3 क्विंटल उसने बेचे नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो 0% रखेंगे इसको। और 2 क्विंटल राइस उसने बेच दिए 5% लॉस के ऊपर, ये आ गया प्रॉफिट। इन दिस ट्रांजेक्शन व्हाट इज द प्रॉफिट, तो
तो पूरी ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ओके, वो आपको बताना है। लेट्स सी, हम क्या करते हैं, 8 क्विंटल था टोटल, मान लो 8 क्विंटल का जो प्राइस था वो था, 1 क्विंटल का प्राइस था x, तो 8 क्विंटल का कितना हो गया 8x, ऐसा सोच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ओके। अगर इतना भी लंबा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, 3 क्विंटल है ना, तो 3 क्विंटल के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं बता सकता हूं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा। 3 क्विंटल उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, 3 क्विंटल उसने बेचे हैं 10% प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो हर एक क्विंटल पे भी उसने 10% प्रॉफिट कमाया होगा, जो भी एक क्विंटल की सीपी रही होगी उसके ऊपर ने उस 10% का प्रॉफिट कमाया है, ठीक। सिमिलरली 3 क्विंटल के ऊपर उसने 10% प्रॉफिट कमाया है, चलो ऐसे रख लो इसको, और 2 क्विंटल के ऊपर उसने कितना कमाया है 5% का लॉस, 2 क्विंटल के ऊपर उसने कितना कमाया है 5% का लॉस। अब इसमें डायरेक्ट तो हम माइनस नहीं कर सकते ना इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी क्या है अलग अलग है। तो अब चलो आप यहाँ से देखो, 1 क्विंटल का प्राइस अगर x है, ठीक, तो ये 10% का प्रॉफिट कमाया है 3 क्विंटल के ऊपर, तो 3 क्विंटल का पहले आप देखो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी 3x, ठीक। प्रॉफिट है इसके ऊपर 10% का, 10% का प्रॉफिट है तो वो कितना बन जाएगा 10% ऑफ 3x, ठीक, दिस इज प्रॉफिट। क्लियर है बात। सिमिलरली आगे चलिए, यहां से लॉस हुआ है, 1 क्विंटल का कितना था प्राइस x, तो 2 क्विंटल की कितनी 2x, 5% का लॉस यानी कि 5% ऑफ 2x उसको टोटल लॉस हुआ है, इतना उसको टोटल लॉस हुआ है। ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया टोटल 30% ऑफ x, और लॉस कितना हो गया 10% ऑफ x, ठीक है। अब आप, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करेंगे प्रॉफिट में से लॉस को, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे लॉस को प्रॉफिट में से, तो कर दो, 30 में से 10% निकाल दोगे तो कितना बचेगा 20% ऑफ x, क्या बचेगा पीछे 20% ऑफ x। ये होल ट्रांजेक्शन टोटल के ऊपर है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो ये क्या है हमारा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या रही थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 8x टोटल, है ना, 1 क्विंटल की x तो 8x, तो 8x का प्रॉफिट के ऊपर हुआ है, इंटू क्या कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। सो ये x से x कट जाएगा 20/100 इंटू 8, और यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 8 से ये कटेगा 2.5 से, तो ऑन एंड होल आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 2.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि इसमें क्वांटिटी अलग अलग थी, दैट्स वाई हम इसको फ्लैट नहीं कर पाए, हमें चीज़ों को ब्रेक करके करना पड़ा, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये जो लास्ट की सीरीज हमारी चलेगी ना, ये आपका पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेगी, पूरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, जो भी चीज़ें आपको मैंने बेसिक में सिखाई हैं वो आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट करेंगी, ठीक है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। Yeah, next question is, in a class of 110 students, x students take both mathematics and statistics, 2x plus 20 students take mathematics, 2x plus 30 students take statistics, there are no students who take neither mathematics nor statistics, what is x equal to। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 110। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो लगेगा किसका, वेन डाइग्राम का। देखो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें लेके चलूँगा, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, ठीक। करने के 2-4 तरीके हैं, वेन डायग्राम से करेंगे तो थोड़ा ये इजी हो जाएगा। लेट्स सी, कह रहा है 2x plus 20 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स लिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x plus 20, ठीक। देन ये आ गया स्टैटिस्टिक्स कितनों ने लिया है 2x plus 30 ने, और दोनों ने लिया है x स्टूडेंट्स ने दोनों लिए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से 3 चीज़ें में हम इसको पूरा कंपाइल करेंगे। अगर मैं सिर्फ जिन्होंने मैथ लिया है, एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ मैथ लिया, स्टैटिस्टिक्स नहीं लिया है, ठीक। सेकंड वो होंगे जिन्होंने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लिया है, दोनों नहीं लिए हैं, यानी कि मैथ नहीं लिया है, और तीसरे बचेंगे जिन्होंने दोनों लिए हैं। तो इनको मिला के मेरा सम कितना बनना चाहिए टोटल स्टूडेंट के बराबर, क्योंकि इसमें हर एक स्टूडेंट एक ही बार काउंट होगा। सिर्फ मैथ लिया स्टैटिस्टिक्स नहीं लिया वो यहाँ आएंगे, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लिया मैथ्स नहीं लिया वो यहाँ आएंगे, और जिन्होंने दोनों लिए हैं वो यहाँ आएंगे अलग से, ठीक है।
ओके, अब सिर्फ मैथ वाले, अगर मैथ टोटल इतनों ने बच्चों ने लिया है, इसमें से एक्स ने दोनों लिए हैं, और अगर मैं इसमें से एक्स को कर दूं माइनस, तो मेरे पास यही बचेंगे जिन्होंने सिर्फ मैथ लिया है, स्टैटिस्टिक्स नहीं लिया है। क्लियर बात। सिमिलरली इसमें से अगर मैं एक्स को माइनस कर दूं, ये जिन्होंने दोनों लिए हैं, तो ये मेरे पास कौन से बच्चे बचेंगे, कौन से बच्चे बचेंगे, ये बचेंगे जिन्होंने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लिया है, और एक्स ने तो लिया ही है दोनों वाले। ठीक है, यानी कि सिर्फ मैथ वाले कितने स्टूडेंट बचेंगे, एक्स प्लस 20। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स वाले बचेंगे एक्स प्लस 30, और एक्स बचेंगे दोनों, ये किसके बराबर आना चाहिए, 110 के बराबर। ठीक, यहां से इक्वेशन आप बनाओगे, 3x बनेगा 110 माइनस 30 और 20 50, 3x बनेगा आपका 60 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। ये चीज़ समझना जरूरी है, इसको 2-3 बार रिवाइज करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। पूछा गया है x की वैल्यू इज 20, x की वैल्यू इज 20। क्लियर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। 9 सेट की पीडीएफ जो डीआई की है वो कोई मिस नहीं करेगा। जेकेएसएसबी एग्जाम्स बाय शुभम शर्मा, अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे वहाँ मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी सोर्सेज से आप जुड़े हो ट्रिपल एस के साथ, वहाँ पे आपको हर जगह ये सेट मिल जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक दिन कल मॉर्निंग तक इसकी आंसर की जो है वो भी अपलोड हो जाएगी। आप लोग पहले अपने सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना पर आंसर मार्क करके रखेंगे गिवन ऑप्शंस में से, ताकि इससे क्या होगा, आपका जो डीआई का डर है ना कि मुझे आ रही है या नहीं आ रही, वो निकल जाएगा। क्लियर है बात। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।